Guys, this is Kamlesh Verma and welcome to Aurora IAS. And today we are going to start with lecture number 5 of monetary policy. ओके, लास्ट के दो जो मॉनेटरी पॉलिसी के लेक्चर्स थे उनमें हमने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स कवर किए हैं। सबसे पहले हमने CRR कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हमने SLR देखा। SLR के बाद हमने OMO देखा। OMO के बाद वी हैव कंप्लीटेड बैंक रेट। ठीक है, मतलब ये सारे इंपॉर्टेंट टूल्स हो गए, मतलब मोस्ट ऑफ द टूल्स हो गए। आज की इस वीडियो में वी विल कवर रेपो रेट, देन वी विल गो फॉर रिवर्स रेपो रेट, देन इन दोनों का कॉम्बिनेशन से बनता है LAF। ठीक है, उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एंड दिस विल बी एंड ऑफ आर क्वांटिटेटिव टूल्स। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से वी विल बिगिन विद क्वालिटेटिव टूल्स। ओके, एंड देयर इज नो नीड ऑफ रिवीजन फॉर इट। वाई? बिकॉज दीज आर जस्ट फैक्ट्स। ठीक है, आपको ये सिर्फ रटने हैं। जहाँ कॉन्सेप्ट्स आएंगे आई विल मेक यू रिवाइज अगेन एंड अगेन, तो डोंट वरी। तो चालू करते हैं हम रेपो रेट से। तो रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पे रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पे RBI बैंक्स को लेंड करता है। ठीक है, RBI इज लेंडिंग टू बैंक्स। ठीक है, जब RBI बैंक्स को लोन देता है तो उस रेट को बोला जाता है रेपो रेट। ओके, देन दैट रेट इज कॉल्ड एज रेपो रेट। ठीक है, अगर अब इसका उल्टा करते हैं, when banks are lending to RBI, then it is called as, ठीक है, when bank is lending to RBI, this is called as reverse repo rate। ठीक है, याद रखना, जो बैंक्स होते हैं वो भी RBI को लैंड करते हैं और उसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, रेपो रेट समझ में आया, उसका रिवर्स करते हो दैट विल बी कॉल्ड एज रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, और इस टाइम पे जो रेपो रेट है इट इज़ 4%। ओके, एट दिस टाइम रेपो रेट इज़ 4% एंड रिवर्स रेपो रेट इज़ 3.35%। अब इससे देखो इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होता है। इससे अब देखेंगे हम इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होता है। काफ़ी इजी तरीका है। ठीक है, आप सिंपल सी बात मानो कि इस टाइम पे जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है मार्केट में हुआ 6.5%, ऐसा मान के चलो। ठीक है, और RBI अपना रेपो लेके चल रही है 4%। अब मार्केट में आ गया मान लीजिए इन्फ्लेशन। ठीक है, तो व्हाट RBI कैन डू एट दिस पॉइंट? RBI कैन सिंपली इंक्रीज दिस रेपो रेट। मतलब अभी देखो 4% बैंक्स को मिल रहा था, तो बैंक्स वर चार्जिंग फ्रॉम कस्टमर 6.5%। अब RBI को लग रहा है कि भाई इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अब इन्फ्लेशन हमें कम करने की जरूरत है। तो RBI क्या करेगी, इस रेट को बढ़ा के कर देगी 5%। जब ये 5% हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये लोग भी 1.5% बढ़ा देंगे, मतलब ये हो जाएगा 7.5%। ठीक है, मतलब ये कोई फिक्स नहीं है। मतलब मान लो जैसे ही अगर ये बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है इस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, बिकॉज जब बैंक्स को लॉस होगा RBI की तरफ से तो बैंक्स वो लॉस आपके ऊपर ट्रांसफर करेंगे। तो इस तरीके से इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो जाएगा। आप सिंपल सी बात करो, यही चीज़ चल रही है। 5% है रेपो रेट और 7.5% है बैंक का इंटरेस्ट रेट जो कि वो कस्टमर को चार्ज कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पर इन्फ्लेशन हो गया बहुत कम। नाउ इफ RBI हैज़ टू इंक्रीज द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्यों इंक्रीज करना पड़ेगा? बिकॉज उससे प्रोडक्शन बढ़ेगा। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो GDP बढ़ेगी। जब GDP बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली देयर विल बी ग्रोथ इन द इकोनॉमी। ओके, देयर विल बी ग्रोथ इन द इकोनॉमी। सो व्हाट RBI हैज़ टू डू? Simply RBI will reduce it again to 4%. So again bank will also reduce it to 6.5%. So this is called as the inflation control from repo and reverse repo rate। ठीक है, रिवर्स एंड दैट मीन्स अब एक और क्वेश्चन आपके दिल में आ रहा होगा कि वाई दिस रिवर्स रेपो इज लेस। ठीक है, वाई दिस रिवर्स रेपो इज लेस? बिकॉज RBI वॉन्ट्स प्रॉफिट एट ऑल द टाइम्स। अभी ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा। When I will explain you LAF just after this slide, then you will understand। बस अभी आप रेपो रेट से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके याद रखो और समझ के रखो कि रिवर्स रेपो क्या होता है। रिवर्स रेपो मतलब when RBI borrows from the bank and remember one thing, reverse repo will always be lesser than repo। Okay, this is a fact, this is not going to increase। अब ये क्यों ऐसा फैक्ट है, that we will understand in the next slide, so wait for a few minutes। Now the next thing is come, what is this repo? What is the meaning of repo? Repo is when two parties agree to sale and purchase of security। Okay, that means when two parties are making a contract, like when RBI is lending to banks, so there is a contract। Okay, there is a contract। In that contract it is written when I will want I will take it back। मतलब मैं जितना लोन आपको दे रहा हूँ उतना ही आप मुझे वापस करोगे जब मैं डिमांड करूंगा। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को रेपो बोलते हैं, मतलब रीपर्चेज ऑप्शन। ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रेपो। And this repo rate is also called as policy rate। Okay, this repo rate is also called as policy rate, you don't have to forget this। Okay,
if in newspaper it comes that RBI has increased the policy rate, that means RBI has increased the repo rate. Fine. And one more important thing that अब ये जो बैंक्स हैं RBI से लोन ले रहे हैं तो उनके लिए दे हैव टू प्लेज सम सिक्योरिटीज. ओके, एंड इट इज़ फिक्स 105%. जितना लोन है उसकी 105% सिक्योरिटी आपको देनी पड़ेगी. Suppose if you want the loan of rupees 100 from RBI, that means bank need, so they have to pledge the securities of rupees 105, and only those securities which are certified by RBI. If they are not certified by RBI, then RBI not going to accept those security. Suppose if any bank sells the security of, that means pledges the security of that means Mallya Sahab, so they are not going to take it, because they will say we have already certified the securities of Ambani Sahab, Tata Sahab, government securities, so we don't want Mallya security. Okay, so if they are certified by RBI, then only they will be taken into account in all the transaction with banks and RBI. Okay, now I was talking about LAF, liquidity adjustment facility. ठीक है, liquidity adjustment facility, it is a full form of LAF. Okay, so what happens in this LAF? Through LAF, RBI makes a lot of profit. Plus it also controls the inflation. So what happens कि RBI will like every day at some point of time RBI will come to a place. मान लो इनकी वेबसाइट है eKuber. RBI will come online. Okay, I am trying to give an example. Through this you will be able to understand very easily. Now eKuber is a website of RBI in which all the banks are registered. Okay, all the banks are registered, whether it is PNB, it is HDFC, or it is ICICI, Axis, all the banks are registered. Fine. So what will happen कि RBI will come to online and other bank will also be online. ठीक है, यहाँ पर आपकी GF जैसा नहीं है कि आप ऑनलाइन आ गए एंड शी इज़ नॉट कमिंग ऑनलाइन, सबको इस साथ ऑनलाइन आना पड़ेगा. ठीक है, अब क्या होगा कि अब जिन भी बैंक्स को लोन चाहिए होगा, ठीक है, सो RBI बोलेगा कि आई एम रेडी टू गिव यू लोन एट रेपो रेट. ठीक है, रेपो रेट दैट विच इज एक्चुअली प्रेजेंट एट 4%. ठीक है, दीज आर बाउंड टू चेंज. ठीक है, जब भी RBI चाहेगी इनको बदल देगी तो उनको चेक करते रहना. दीज आर नॉट फिक्स्ड. ओके, तो RBI बोले कि वी विल टेक 4%. ठीक है, एट द सेम टाइम अब RBI बैंक्स को पैसा डिलीवर कर देगी. ओके, RBI विल डिलीवर मनी टू द बैंक्स. ठीक है, जिस बैंक ने भी डिमांड की. वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे बैंक होंगे जिनके पास पैसा होगा. ठीक है, जिनके पास पैसा होगा जो RBI को दे के कुछ इंटरेस्ट रेट कमाना चाहते होंगे. ठीक है, तो वो लोग RBI को पैसे देंगे. दे विल गिव मनी टू द RBI, लेकिन वो कम रेट पे देंगे. आप ये सोचो, यहाँ पर RBI अपना प्रॉफिट ही देखिएगी ना. यहाँ पर लैंड ज़्यादा रेट पे करेगी और लेगी कम रेट पे, जैसे कि बैंक्स करते हैं. बैंक जो लोन देते हैं वो ज़्यादा परसेंट पे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 11 से 12%. वेयर एज जब वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं तो उस पर मुश्किल से कितना परसेंट देते हैं, 2%, 3%, और फिक्स डिपॉजिट पे मैक्सिमम 5 to 6%, इससे ज़्यादा नहीं देते ना. तो सेम यहीं पर है, जब RBI इन लोग से ले रही है लोन, दैट मीन्स लोन ले रही तो वो सिर्फ और सिर्फ 3.35% देगी. लेकिन जब बैंक्स को लैंड करेगी तो इट विल गिव 4%. ठीक है, और थ्रू एन ऑनलाइन मीडियम विच इज़ नोन एज eKuber. ठीक है, विच इज़ नोन एज eKuber. इसी को बोला जाए LAF सिस्टम. मतलब एट द सेम टाइम RBI विल टेक सम मनी फ्रॉम देम. अगर जैसे मान लो कि 100 रुपीज़ RBI PNB बैंक से ले रही है. ठीक है, और मान लो SBI बैंक को 100 रुपीज़ ही चाहिए. ठीक है, SBI को 100 रुपीज़ ही चाहिए. तो यहाँ पर PNB को कितना देगी, मुश्किल से 3.35%. ठीक है, इंटरेस्ट रेट. और यहाँ इससे चार्ज कितना करेगी, इससे ये चार्ज करेगी 4%. तो उसमें बीच का इसका प्रॉफिट हुआ कुछ अप्रॉक्सीमेटली 65 पॉइंट का. ठीक है, 0.65%. ठीक है, इसका प्रॉफिट होगा. तो ये प्रॉफिट चला जाएगा इसके कंटिजेंसी फंड में, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ RBI के करंट अफेयर्स वाले लेक्चर में. ठीक है, कंटिजेंसी फंड प्रॉफिट, इसको डिविडेंड मिल जाएगा. और देखो, मतलब RBI ने अपना पैसा यूज़ नहीं किया, इसी के माध्यम से चीज़ों को एडजस्ट कर दिया. दिस इज कॉल्ड एज LAF, जिससे RBI का पैसा भी यूज़ नहीं होता है और हर मतलब मार्केट में लिक्विडिटी बनी रहती है. ओके, तो इट वॉज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट. ठीक है, RBI लैंड्स टू बैंक, RBI बोरोस फ्रॉम बैंक 4%, 3.35% एंड LAF. और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं. ठीक है, जो कि मैंने अपने पिछली लेक्चर सीरीज़ में विच आई टुक अप्रॉक्सीमेटली 1 to 1.5 ईयर अगो इन आर प्रीवियस चैनल. ठीक है, डिज़ायर IAS, वहाँ पर मैंने लिया था. सो आई हैव एक्सप्लेन मैनी थिंग्स, बट वो सब फैक्ट्स थे, अब वो इरेलीवेंट हो गए तो उनको समझाना ज़रूरी नहीं था.
जस्ट कॉन्सेप्ट वॉज इंपॉर्टेंट, सो आई हैव एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट. Which of the following measures would result in an increase in the money supply in the economy? ठीक है, so you have I am giving you the option: purchase of government securities from the public by central banks, deposit of currency in commercial banks by the public, borrowing by the government from central bank, sale of government securities to the public by central bank. And your time starts now. So the answer is 1 and 3. ठीक है, so first we will check statement number 3. बोरोइंग बाय गवर्नमेंट फ्रॉम सेंट्रल बैंक. अगर जो गवर्नमेंट है सेंट्रल बैंक से बोरो करती है तो क्या लिक्विडिटी मार्केट में, मेरा यही पूछ रहा है ना कि इनमें से किस में, अगर ऐसे कौन से ऑप्शन अगर हम चूज़ करें जिससे कि मार्केट में मतलब इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाए. इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ने के लिए क्या कंडीशन है? एक तो आपको जो भी आरबीआई का एसएलआर है, सीआरआर है, पॉलिसी रेट है या फिर ओएमओ ऑपरेशन है, उन सब में इंटरेस्ट रेट कम हो. ठीक है, तभी तो जो बैंक्स हैं वो कस्टमर को कम रेट पे लोन देंगे. ठीक है, पहली तो ये कंडीशन गई. और दूसरा ये कि अगर गवर्नमेंट अपनी तरफ से खर्च करे, लेकिन गवर्नमेंट को खर्च करने के लिए भी पैसे चाहिए, तो गवर्नमेंट यहाँ पर आरबीआई से बोरो कर सकती है. तो यही सेम चीज़ है. देखो, बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम सेंट्रल बैंक. अगर याद रखना कि अगर गवर्नमेंट बोरो कर रही है तो गवर्नमेंट उसको स्पेंड करेगी वेलफेयर स्कीम्स में, मतलब कहीं पर भी स्पेंड करेगी, लेकिन एक तरीके से मार्केट में पैसा तो आएगा ना. तो सिंपल सी बात है कि इससे हमारा क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ रहा है बिकॉज गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग. ठीक है, तो ये थर्ड ऑप्शन तो हो गया भाई सही. तो ये या ये होना चाहिए था. अब इसमें फोर्थ गलत है, वो तो हमने देख ही लिया. अब फर्स्ट वाला देखो, परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम द पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक. मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है कि अगर सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज़ को परचेज करती है तो मार्केट में दोबारा पैसा वापस डाल देगी, बिकॉज उसने रेपो साइन करके रखा है कि भाई जब भी हम आपसे सिक्योरिटी वापस करेंगे तो हम आपको पैसा आपका वापस कर देंगे. तो मतलब मार्केट में पैसा बढ़ गया ना, तो फर्स्ट सही हो गया. तो फर्स्ट सही, थर्ड सही. अब देखो सेकेंड और फोर्थ क्यों गलत है. डिपॉजिट ऑफ करेंसी इन कमर्शियल बैंक्स बाय द पब्लिक. जस्ट अ सेकेंड, रेज लेट मी रेज द इंक. हाँ, तो डिपॉजिट ऑफ करेंसी इन कमर्शियल बैंक्स बाय द पब्लिक. अगर आप ये सोचो कि कस्टमर अपना जितना भी पैसा है, इफ़ दे विल डिपॉजिट बैक इन द बैंक्स, तो क्या मार्केट में पैसा रह जाएगा? नहीं. जैसा कि डीमोनेटाइजेशन में हुआ था, सब ने अपने पैसे जमा कर दिए थे बैंक्स में, तो मार्केट में जो इन्फ्लेशन खत्म हो गया था. ठीक है, मनी सप्लाई बिल्कुल नहीं थी. सेकंड तो गलत ही होना था. तो अगर आप सेकंड पहले भी गलत करें तो सिर्फ वन और थ्री में आना था. तो वन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, अब थ्री में आते हैं. बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द सेंट्रल बैंक. ओ, थ्री तो सही है. ओके, तो अच्छा चौथा बचा है, सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ टू द पब्लिक बाय सेंट्रल बैंक. देखो ये बिल्कुल फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल अपने उल्टे हैं. ठीक है, अगर गवर्नमेंट, आप देखो अगर आरबीआई आती है और वो बोल रही कि भैया मैं सिक्योरिटी बेचना चाहता हूँ, तो बैंक्स हैं इनको वापस कर देंगे ना पैसे. तो जो मार्केट में मनी थी ऑटोमेटिकली वो कम हो गई. ठीक है, तो बिल्कुल फर्स्ट एंड फोर्थ एक दूसरे के अपोजिट स्टेटमेंट है. सो आंसर वुड बी 1 and 3. ठीक है, अब अगली टॉपिक आती है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी. ठीक है, देखो अब मैंने आपको चीज़ बताई कि जो आरबीआई है वो सिर्फ एक टाइम पे ऑनलाइन आती है, मतलब कुछ फिक्स टाइम होता है जिसमें वो ई कुबेर में ऑनलाइन आती है, बाकी टाइम ऑनलाइन ही आती है. अब भाई बाकी बैंक को अगर किसी और टाइम ऑफ टाइम पे पैसा चाहिए तो कहाँ से लाएगी? अब बैंक को पैसा क्यों इतनी जल्दी चाहिए रहता है? फॉर एग्जाम्पल बैंक रन हो रहा है. ठीक है, बैंक रन एक कंडीशन होती है, जैसे कि मान लो किसी बैंक की किसी ने कुछ बुराई कर दी कि भाई इस बैंक का आज पैसा डूबने वाला है, बैंक के शेयर गिरने वाले हैं, तो एकदम से कस्टमर पहुंच जाते हैं अपना पैसा निकालने. जैसे कि अभी एक बैंक था पंजाब साइड, है ना, कोऑपरेटिव बैंक, वहाँ पर हुआ था. तो इसे बैंक रन की कंडीशन कहते हैं. ठीक है, तब ऐसा होता तो हो सकता है कि बैंक्स को सडनली पैसे की ज़रूरत पड़ जाए. ठीक है, तो उस टाइम पे भी आरबीआई अलाउ करता है कि यू कैन बोरो फ्रॉम अस, लेकिन उसने बोला कि भाई पेनाल्टी होगी. ठीक है, देयर विल बी पेनाल्टी. ये एक्चुअली बैंक रेट है, अब ये चेंज हो चुका है, तो यहाँ पर आप बैंक रेट लिख सकते हैं. जो भी बैंक रेट होगा वो आपको लिखना पड़ेगा. ठीक है, मतलब पेनाल्टी होगी. मतलब देखो अगर आप नॉर्मली आप ई कुबेर से लेते तो कितना इंटरेस्ट रेट पड़ता है आपका? आप देखिए, देखो देखो अगर आप डायरेक्टली, ये देखो यहाँ पर पड़ता सिर्फ और सिर्फ 4%. ठीक है, अगर आप रेपो रेट पे लेते. लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई है, एक सेकेंड, हाँ, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी गो टू द स्क्रीन. ये रहा टॉपिक. ठीक है, तो आपने देखा कि वहाँ पर पॉलिसी रेट कितना चल रहा था? 4%. आप देखो यहाँ पर 0.25% का एक तरीके से पेनाल्टी टाइप की है. ठीक है, सिंपल सा आरबीआई क्या बोल रहे हैं, भैया अगर आपको लोन लेना है तो यू टेक
फ्रॉम ई कुबेर ओनली, ठीक है, या एट द टाइम ऑफ ई कुबेर। अगर आप ऑफ टाइम आके लोगे सो यू हैव टू पे सम एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, ठीक है, दैट इज 0.25, ठीक है, दैट इज 0.25, ठीक है, यू हैव टू पे इट। और इसमें लेकिन जो लिमिट रहती है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। आपका जितना भी एनडीटीएल है, एनडीटीएल मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया था पॉलिटी के, दैट मीन्स नॉट पॉलिटी, एक्चुअली मॉनेटरी पॉलिसी के, जो दैट मीन्स हमने दैट मीन्स इंस्ट्रूमेंट चालू किए थे, वहाँ पर मैंने आपको एनडीटीएल का मतलब बताया था, नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी, याद आ गया होगा। तो उसका 3 से 4% आप ले सकते हो, ठीक है, और 24 आवर्स के लिए ओपन रहता है, मैंने बताया था। लेकिन यहाँ पर बस ये प्रॉब्लम है कि इंटरेस्ट रेट आपको ज़्यादा देना पड़ता है, और यहाँ पर भी सेम है, आपको 105% की सिक्योरिटीज प्लेज करनी पड़ती है। अब वो तो मैंने बताया था। तो इसमें स्पेशल क्या है, स्पेशल ये है कि अब देखो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन होगी तभी बैंक इस टाइम पे ऑफर कर रहे हैं, अदरवाइज कौन 0.25% इंटरेस्ट एक्स्ट्रा देना चाहेगा। वो बोल देगा कि भाई आप हमारे पास आज इतना पैसा अवेलेबल नहीं है, आप लोन के लिए कल आ जाना, वी विल ऑफर यू टुमारो। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, तो यहाँ पर एसएलआर की सिक्योरिटीज़ भी रख सकते हैं। लेकिन याद रखना, जैसे ही एसएलआर की सिक्योरिटी 18.5% से कम होगी तो आपको वहाँ पर भी पेनल्टी लग जाएगी 4.25% की, विच इज़ बैंक रेट। मैंने बताया था कि बैंक रेट को यूज़ किया जाता है एज अ पेनाल्टी रेट, तो वहाँ पर भी पेनल्टी आपको देनी पड़ जाएगी। तो मतलब आप यहाँ दोनों तरफ से खा रहे हो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन अटेंड करो। ओके, एमसीएलआर, अच्छा एमसीएलआर तो भी पढ़ाया नहीं है। ओके, सो अभी ये यहाँ नहीं आएगा, यू विल सी इन फ्यूचर। Yes, this question we will attempt. Supply of money remaining the same, when there is an increase in demand for money, there will be a fall in the level of prices, an increase in the rate of interest, a decrease in the rate of interest, an increase in the level of income and employment. Your time starts now. And the answer is an increase in the rate of interest. देखो, सप्लाई ऑफ मनी सेम है, ठीक है, सप्लाई ऑफ मनी सेम है, लेकिन अब वो पूछ रहा है कि सप्लाई ऑफ मनी सेम है मतलब आपका जितना पैसा था उतना ही पैसा है, लेकिन अब क्या हुआ, एकदम से डिमांड बढ़ गई है मनी के लिए, तो इन सब में से क्या होगा, सिंपल सी बात है, एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर जिनको मेरे एग्जाम्पल समझ में आए होंगे वो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे, बट जिनको नहीं आए तो आई एम एक्सप्लेनिंग इट अगेन। देखो होता क्या है, मैंने बताया था, अगर किसी भी चीज़ की लिमिटेड सप्लाई है, एक्चुअली ये डिमांड सप्लाई का जो मैंने बताया था ना, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, उससे रिलेटेड ज़्यादा है ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन वाले से। देखो मैंने बताया था कि जैसे ही जो सप्लाई है किसी चीज़ की फिक्स है, ठीक है, जो सप्लाई है वो किसी चीज़ की फिक्स है, ठीक है, जब सप्लाई फिक्स होगी तो प्रॉब्लम क्या होगी, और अगर लोगों के हाथ में पैसा बढ़ गया, ठीक है, लोगों के हाथ में पैसा बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली इस चीज़ की डिमांड ज़्यादा बढ़ने लगेगी, तो इस चीज़ का प्राइस बढ़ जाएगा। ये था डिमांड, दैट मीन्स डिमांड पुल इन्फ्लेशन। सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पर अप्लाई करके देखो, यहाँ बोल रहा है कि जो सप्लाई ऑफ मनी है दैट इज़ द सेम, इट इज़ नॉट चेंजिंग, मतलब मान लो कि हमारा प्रोडक्ट इज सेम बट डिमांड बढ़ गई है मनी की, ठीक है, एकदम से लोगों ने बोला कि भाई हमें भी ये वाली मनी चाहिए, हमें भी ये वाली मनी चाहिए। सिंपल सी बात है, जिसके पास कम होगी उसका प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, मनी का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। सो आई होप आई एम क्लियर विद इट। जिन्होंने मेरे प्रीवियस ईयर लेक्चर इन्फ्लेशन के देखे हैं उनको ही समझ में आ गया, बट फिर भी बता रहा हूँ, थिंग इज दैट मीन्स कॉन्स्टेंट, मतलब यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट है वो सेम है, लेकिन लोग उसकी डिमांड ज़्यादा करने लगे। यहाँ पर ना डिमांड फॉर मनी इज इंक्रीजिंग, मान लो अपनी मनी है और लोग इज डिमांडिंग फॉर मनी, तो ऑटोमेटिकली इसका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा कि भैया आप इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो हम इसका प्राइस भी ज़्यादा चार्ज करेंगे। सिंपल से यही कॉन्सेप्ट है जो मैंने डिमांड पुल इन्फ्लेशन में बताया था, ठीक है, देखा चीज़ें कॉन्सेप्ट सॉल्व होती हैं, यूपीएससी देख रहे हो ना, कोई भी फैक्ट नहीं पूछ रहे हैं। इस बार मैंने इसलिए अपने लेक्चर से काफ़ी फैक्ट रिमूव किए हैं, तो पिछले लेक्चर्स में काफ़ी फैक्ट्स थे तो मैंने काफ़ी फैक्ट्स रिमूव किए हैं और कॉन्सेप्चुअल पार्ट में ज़्यादा फोकस करने की कोशिश की है, ठीक है। अब एक आखिरी चीज़ पढ़ेंगे पॉलिसीज़ के बारे में कि कितनी टाइप की पॉलिसीज़ होती हैं, ठीक है, जो आरबीआई है या फिर कोई भी है वो एक्चुअली दो टाइप की, दैट मीन्स पूरे वर्ल्ड में बैंक्स हो या फिर गवर्नमेंट हो, हर कोई दो टाइप की पॉलिसीज़ फॉलो करता है, ठीक है। एक होती है कॉन्ट्रैक्शनिस्ट पॉलिसी और दूसरी होती है एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। अगर कोई बोल रहा है कॉन्ट्रैक्शनिस्ट पॉलिसी तो इसका मतलब ये होता है सेलिंग ऑफ मोर एंड मोर सिक्योरिटीज़, सेलिंग ऑफ मोर एंड मोर सिक्योरिटी। कॉन्ट्रैक्शन मतलब हम मार्केट में चाहते हैं कॉन्ट्रैक्शन रहे, मतलब मार्केट में पैसा कम रहे, ठीक है, और एक्सपेंशन मतलब मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा रहे, ठीक है, मार्केट में एकदम से पैसा बढ़ जाए उसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन, और एकदम से जब मार्केट में पैसा कम हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। तो मार्केट में पैसा कब होगा, जब जो हमारी आरबीआई है वो क्या करेगी, जब आरबीआई अपनी सिक्योरिटीज़ बेचना चालू कर देगी,
ठीक है, देखो क्या होगा, ये रहा आरबीआई। ठीक है, अब आरबीआई ने सोचा कि भाई इस बार तो हम अपनी कॉन्ट्रेक्शनल पॉलिसी अपनाएंगे। ठीक है, कॉन्ट्रेक्शनल पॉलिसी अपनाएंगे तो आरबीआई क्या करेगी, इस पर जितनी भी सिक्योरिटीज रखी थी गवर्नमेंट की वो बेच देगा। और क्या होगा इससे, पैसा मार्केट से आरबीआई के पास आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पर पैसा खत्म हो गया, इसी को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। यही बताया मैंने, जब मार्केट में पैसा खत्म हो जाएगा तो उसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शनिस्ट पॉलिसी। तो ये कैसे होगा, जब आरबीआई सारी की सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच देगी और पैसा निकाल लेगी, तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शनिस्ट पॉलिसी। ठीक है, जब इसका उल्टा किया जाएगा, अब आरबीआई को लगने में यार कॉन्ट्रैक्शन बहुत हो गया, अब इसको एक्सपेंशन करते हैं अपन, मतलब वी वांट टू इंक्रीज मनी इन द मार्केट। तो क्या होगा कि आरबीआई जो है ये अपनी सिक्योरिटीज़ जो है वो दोबारा दैट मीन्स वापस ले लेगी। ठीक है, वापस ले लेगी और बोलेगी भाई ये लो अपना पैसा वापस, तो मार्केट में दोबारा पैसा जाएगा। तो इसको बोलेंगे एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। इससे भी काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किए हैं, बट इन फ्यूचर स्लाइड्स आई विल इंक्लूड इट, डोंट वरी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड द लेक्चर। आज काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर किए, काफ़ी इंपॉर्टेंट था आज का लेक्चर, काफ़ी क्वेश्चन इसमें फ्यूचर में भी देखने मिलेंगे। ठीक है, सो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।